हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन के सवाल कर रहे थे जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर फर्स्ट में पूछे गए थे। तो इसमें मैं 31 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका था। बाकी के क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल। तो कई शिफ्टों में तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसे आप अगर एग्जाम में करना चाहो टाइम के अकॉर्डिंग तो वो क्वेश्चन होंगे ही नहीं वहाँ पे। तो इस टाइप के सवाल भी कई शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो वो देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे गए हैं। तो बहुत कई क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव आपको इतने ज्यादा मिलेंगे कि आप वहां पे नहीं कर सकते उनको। मैं खुद आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इतने कैलकुलेटिव हैं। अगर आप एग्जाम में करना चाहो तो अगर टाइम बचता है आपके पास 4 मिनट 3 मिनट इस तरीके से और एक दो क्वेश्चन ही बचते हैं तब भी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। इतने कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी ज्यादा होगी तभी वो कर पाओगे। आपके सारे के सारे मतलब कोई भी आपको डिजिट दे दे उसको अगर मल्टीप्लाई करना आता हो, किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना आता हो, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है। अब अगर आप जो भी आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी जो कमांड है वो अपनी कैलकुलेशन पे बना के रखना, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से। बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं। बाकी फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला आपको सबको पता है, बस फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा लेकिन कैलकुलेटिव बहुत दे देता है वहां पे। तो इस साल मतलब बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से, बस इनको प्रैक्टिस करके आपको जाना है। जो भी अगर आने वाले एग्जाम के आप जैसे सीपीयू हो गया, सीएचएसएल मेंस हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, तो अगर इनकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, तो इनको एक दो बार अपने खुद से भी करना है। इनको यहाँ पे एक बार देख लो और बाकी एक दो बार इनको अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, तभी आपकी ज्यादा स्पीड बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं तो क्या है कि बेस्ट अप्रोच बताता हूँ आपको, लेकिन आपको जब खुद सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको इसी लेवल इसी तरीके से आपको करना होगा, बस वो तरीका आपको फिर जानने को मिलेगा। यहाँ पे मैं तो बेस्ट अप्रोच बता देता हूँ, आपको ईजी लगता है कि सर ये तो ईजी हो गया फिर ये तो, लेकिन जब आप खुद से करोगे तब वो आपको हार्ड लगेगा, कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे करने के बाद एक बार उनको सभी को जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं एक बार खुद से प्रैक्टिस करना आपको। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल इसमें पूछा गया है। क्या बोला है आपसे कि 1 मीटर लंबा एक पाइप आपको दे रखा है जिसका जो डायमीटर है इंटरनल, ठीक है, इनर डायमीटर है वो एक्सटीरियर यानी आउटर रेडियस के बराबर आपको दे रखा है। पहली कंडीशन ये दे रखी है। फिर आपसे बोला है कि पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, कितने मटेरियल की आवश्यकता होगी अगर 88/7 है वो घन मीटर पानी धारित कर सकता है, यानी उसकी कैपेसिटी है वो इतनी है। तो देखो, आपको वॉल्यूम दे रखा है लेकिन आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ही पूछा है आपसे। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम ही दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, लेकिन आपसे मटेरियल पूछा है कि इसमें मटेरियल की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो, दे आपको रखा है कि इसका जैसे यहाँ पे बोल दिया इतना पानी धारित कर सकता है। कोई भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है कि उसमें कितना पानी आ सकता है या कोई भी इसमें कितना अपन मटेरियल भर सकते हैं, कितनी चीज इसमें भर सकते हैं, वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जैसे यहाँ से पाइप हो गया तो पाइप क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, तो यहां से इसकी कुछ इनर रेडियस और आउटर रेडियस होगी, ये कुछ इसकी मोटाई होगी, इसको मोटाई बोल देते हैं, ठीक है, बाहर वाले को। तो इस तरीके से होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है, वो क्या होगा, पाई स्मॉल जो अंदर वाली रेडियस होगी वही लेंगे हम। तो पाई आर स्क्वायर एच अंदर वाली रेडियस है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इतना पानी आ सकता है। ये आपको दे रखा है 88/7। क्लियर है, तो यहां से आप आर निकाल सकते हो। एच तो आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर ही दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर 88/7 है। पाई से अगर काटोगे तो 22/7 से काटोगे तो 4 आएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आपको रिलेशन ये दे रखा है इनर रेडियस का डबल है आउटर रेडियस। इनर रेडियस की जैसे डायमीटर बोल दिया ना, तो इसका डायमीटर क्या होगा, 4 होगा। तो जिसकी इसके बराबर हो जाएगी आउटर रेडियस के बराबर। तो बाहर वाली जो रेडियस है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी इसकी मोटाई कितनी है, यहां से देखो बाहर वाली रेडियस 4 है और इनर रेडियस 2 है, यानी इसकी मोटाई कितनी है, 2 है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी इसको मटेरियल कितने की आवश्यकता होगी, तो वो होगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यही तो होगी कि बाहर वाले का टोटल का आयतन और अंदर वाले का टोटल का आयतन हम उसमें से घटा दे तो हमारे पास वो जो मटेरियल की आवश्यकता होगी वो आ जाएगा यहाँ से। यही वॉल्यूम है। तो कितना होगा, देखो 22/7। कैपिटल आर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ से तो 16 माइनस स्मॉल रेडियस 2 है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे 4, और ये एस तो आपके पास एक दे रखा है। तो यहाँ से हो गया 12। तो यहाँ से सोल्व करोगे 12 24, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 264/7। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 5 बचेगा, 7 7 49 यानी 37.7 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। अगर आप खुद से करोगे ना तो ये सवाल एक बार तो आपको अटका देगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मटेरियल का पूछा है तो मटेरियल का यहाँ पे ये वॉल्यूम होगा, और जो वॉल्यूम दे रखा है एग्जैक्ट इसका जो कितना पानी आ सकता है वो ये फॉर्मूला आपको लगाना है।
क्लियर है यहाँ से पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो यहाँ से 33 नंबर का, कि एक आपको दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें बोला है कि इसकी पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। अगर बेस है वो 36 सेंटीमीटर है, इसका हाफ पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर कितना होगा। तो आपको पेरीमीटर तो दे ही रखा है ना 100, इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, आंसर हो गया, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। दो आपको दे रखे हैं सिमिलर ट्राइंगल, जिनकी साइड का रेशियो दे रखा है 5:7, उनके एरिया का रेशियो पूछा तो स्क्वायर में होगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा 25:49 हो गया। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे बहुत इजी आएंगे, जिसमें पेन भी नहीं लगाने की जरूरत, उनको आपको फास्ट करना है। और जो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव और एडवांस आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, उनको बाद में सेकेंड राउंड में आपको करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करेंगे। जैसे नेक्स्ट सवाल आपको बोला है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 आपको ठोस गोले दे रखे हैं, और इनको पिघलाया जाता है और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो आपको बताना है नए गोले की रेडियस क्या होगी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस टाइप का सवाल आया था, क्या करना है इसमें, रेडियस को इक्वल करना, रेडियस पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा वॉल्यूम। तो यहाँ से फर्स्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेडियस का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा किसके, जो बड़े वाले, हाँ दूसरा जो ठोस गोला बनाया गया उसकी रेडियस के क्यूब के बराबर। क्योंकि यहाँ से जो कॉमन आएगा ना 4/3 पाई, या तो इसमें भी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 4/3 पाई आएगा, वो तो कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेते हैं वो चीज, डायरेक्ट हम इनका आर का क्यूब ही लिख देते हैं। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 6 का क्यूब करोगे 216, 8 का क्यूब करोगे 512, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 2 7, तो 716 और 12 24 3 27 729 होगा क्या यहाँ से, तो 729 होगा, 729 किसका क्यूब रूट है, तो ये 9 का क्यूब रूट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से रेडियस कितनी होगी 9 हो जाएगी, ये आंसर हो गया। जैसे यहाँ से बोला कि 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई आपको बतानी, बस इसमें एक फॉर्मूला याद रखना। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस रिलेशन का, तो आपको रिलेशन ध्यान रखना है चाप में और इसके एरिया में। तो ये फॉर्मूला होता है L बराबर 2a अपॉन, यहाँ से बोलना है ना 2a/r, ये होगा रेडियस और एरिया और इसके चाप में। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, बाकी अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से L निकालना है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू इसका एरिया दे रखा है 112 डिवाइडेड बाई रेडियस दे रखी है 28, 2 से काटोगे 14, 14 से काटोगे 8 बार चला गया, आंसर आ गया आपके पास 8। क्लियर है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। आया कैसे वो एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि नया सवाल है, आपको याद बस यही रखना, आगे से कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें चाप, रेडियस और एरिया ये दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से देखो निकालना क्या, अगर आप बेसिक से करोगे इसी सवाल को तो कैसे करोगे वो चीज भी यहाँ पे बता देता हूँ। जहां यहाँ पे देखो बोला है कि वर्त का जो त्रिज्यखंड का एरिया है, तो एरिया कैसे निकालते अपन, एरिया इज इक्वल टू निकालते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, वो टोटल होता है 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। हमें थीटा के लिए निकालना हो तो इस तरीके से एरिया निकालते हैं। अगर चाप की लंबाई निकालना हो तो एल बराबर हम निकालते हैं 2πr होता है, वो 360 डिग्री के लिए होता है। अगर थीटा डिग्री के लिए निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब इन दोनों रिलेशन का हमें दोनों इक्वेशन का यूज करना है, और आपको एल पूछा है तो एल के टर्म्स में निकालना। देखो एल निकालना है तो ये होगा 2πr डिवाइडेड बाई 360, तो एज इट इज रख दूं मैं यहाँ से, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसको देख उधर भेज दें यहाँ से, तो a इंटू 360 डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 360 से 360 चला गया, पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, तो फॉर्मूला आपके पास बन गया 2a डिवाइडेड बाई आर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसी से आपका आ जाएगा एल और इसमें रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से तीन चीज दे, यहाँ से दो चीजें दे दी जाएगी और तीसरी चीज आपसे पूछे जाएगी, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक ईंट का आयतन आपको वॉल्यूम दे रखा है और इसकी लेंथ आपको दे रखी है कि 14 और 0.125 है, 5 मीटर है, और इसको बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करते हैं कि टोटल यहाँ से निकाल ले कि कितनी यहाँ से दीवार की जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निकाल ले, और एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ईंट आ जाएगी यहाँ से। तो इसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, LBH करेंगे, तो यहाँ से दीवार का निकाल देंगे LBH, तो 14 इंटू 0.125 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दो एक ईंट के वॉल्यूम से, तो 0.0014 ये होगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 हो गया, 14 से डिवाइड करोगे 14, 125 को 5 से गुना करोगे तो 625 आएगा, पॉइंट यहाँ से 3 जीरो से हट जाएगा और 1 जीरो आ जाएगा आगे, तो आंसर हो गया 6250। ये देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, इसी की मैं बात कर रहा था। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिलते हैं ना, तो फिर इनको छोड़ना ही पड़ता है, अगर वहां पे टाइम नहीं है आपके पास। अगर इनमें 1 से 2 मिनट आपके पास मिनिमम होने चाहिए, तभी इस टाइप के सवाल को कर पाओगे। कैसे, देखो यहाँ से बात करते हैं।
आपसे बोला है कि वृत्त के चाप की यानी आर्क की लंबाई है वो 19.25 दे रखी है। तो आर्क की लंबाई क्या होती है 19.25, यानी एल बराबर हो गया आपके पास, यहाँ से एंगल दे रखा है तो एंगल के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया आर्क क्या होती है 2πr डिवाइडेड बाई 360, या 360 के लिए 2πr होती है, तो थीटा के लिए कितनी होगी, इतनी होगी। ये आर्क की लंबाई हो गई। तो ये हो गया। यहां से सबसे पहले आपको आर निकालना होगा। पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर निकालोगे। तो पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो आर चाहिए आपको। आर कहां से निकालोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे। तो यहां से सोल्व कर दो। देखो 18 में 36, ये 36 हो गया तो 10 बच गया। 10 को उधर भेज दो तो ये हो गया 192.5। क्लियर है। डिवाइडेड बाई पाई कर दोगे, ये आ गया आपके पास आर की वैल्यू। क्लियर है। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। पाई आर स्क्वायर करोगे यहाँ से तो कितना बनेगा कि पाई आर स्क्वायर की जगह आपको लिखना पड़ेगा 125 इंटू 125 पाई डिवाइडेड बाई, 2 बार लिख दूं इसको 125 डिवाइडेड बाई पाई। ये होगा। एक पाई से तो एक पाई चला गया, लेकिन एक पाई आपके पास बच गया। पाई की वैल्यू आप पुट करोगे 22 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से आपके पास जो कैलकुलेशन बन गई, देखो क्या बन गई, 125 या हो गया 192.5 इंटू 192.5 डिवाइडेड बाई 22 और इंटू 7। ये होगी। अब इस कैलकुलेशन को करना है। कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव इतना हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन भी आप चेक करोगे ना, तो देखो लास्ट में 3 डिजिट सेम आ रहे हैं, 625 625 625, और 2 ऑप्शन में तो आपके पास 4 डिजिट भी सेम है, 0.625 0.625। यानी आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ये आंसर। आप यहाँ पे रफली भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ से अप्रोक्सीमेट में कर सको कि अप्रोक्सीमेशन में ले ले और सोल्व कर ले, क्योंकि ऑप्शन इतने नजदीक दे रखे हैं कि आपको एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ से सोल्व करने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर इनको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ से 11 से डिवाइड होगा कि देखो 2 और 3 है, और यहाँ से 9 और 5 14 है, तो 11 से कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ से 11 से डिवाइड कर देते हैं 11, और 8 बचेगा, 11 से 77, 5 बचेगा 11 पॉइंट, ये हो गया 17.5 बन गया। क्लियर है। यहां से 2 से और डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ 7 दूनी 14, और 5 दूनी 10, ये बन जाएगा आपके पास। अब फिर से देखो यहाँ से पॉइंट में कैलकुलेशन आ रही है। अब इसको क्या करें, अब करना ही पड़ेगा हमें, और दूसरा तरीका ही नहीं है। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, यानी आपके पास जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 192.5 इंटू, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, या फिर आप इसको कर दो ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 875 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं अपन। अब कैसे भी करो, देखो करना पड़ेगा आपको। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 पॉइंट तो लगेगा यहाँ से, ये 3 हो गया। 7 दूनी 14 और 3 17, यहाँ से लेक चली जाएगी, 9 7 63 और 1 64, यहाँ से 6 चली जाएगी, 7 और 6 13 हो गया। तो यहाँ से हो गया 1347.5 इंटू 8.75। अब इसको कैलकुलेशन को करो। अब आपको अगर आती है इस टाइप से 3 डिजिट की किसी भी डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करना आता है तो आप कर पाओगे। अगर नहीं आता है तो फिर कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको छोड़ने के अलावा, आपको एग्जाम में छोड़ना ही पड़ेगा। आप इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते। क्लियर है। बाकी मैं कैलकुलेशन के कंप्लीट कोर्स पे काम कर रहा हूँ कि जैसे इस टाइप के कैलकुलेशन अगर आपको दे दी जाए तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे पूरा तो मैं एक साथ नहीं समझा सकता आज, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ कैसे करेंगे अपन। ठीक है, 3 को एक यूनिक मेथड होता है, बस यूनिक मेथड से ही हम करते हैं एक डिजिट में। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहाँ हासिल चली जाएगी 2 आगे। फिर ये 5 है, ये आगे जाएगा और इसका पीछा करेगा इसके आगे वाला डिजिट। तो देखो 5 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 7 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, तो ये अलग से बनेगा 37। फिर इसका पीछा करेगा 7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 35 और 37 जोड़ दोगे यहाँ से, तो 35 2 70 और 2 72 बनेगा। तो यहाँ से 2 चला जाएगा, हासिल चली जाएगी 7 आगे। क्लियर है। अब इन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 डिजिट है, अब ये क्या करेगा, 5 है वो आगे जाएगा, ये डिजिट इनका पीछा करती जाएगी। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, ये 20 हो गया। फिर 7 है इसका पीछा करेगा तो 7 7 49 हो गया। और फिर यहाँ से 8 है वो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 पंजे 40 होगा। क्लियर है यहाँ से। और यहाँ पे कैरी जोड़ना है 7, ये एक्स्ट्रा जोड़ना चाहना है, तो 9 और 7 16, ये हासिल चली जाएगी 1, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, तो 116 बन गया। 116 में 6 लिखोगे, हासिल चली जाएगी 11। अब देखो 3 डिजिट तो खत्म हो गए ना यहाँ से, तो इसको हटा दो आप, ये फिर आगे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे हमने क्या किया, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब आगे मल्टीप्लाई होगा इस 3 से,
ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चलो। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर इसका पीछा करेगा 7 चौक 28 और यहाँ से 8 पंजे 40, सॉरी 8 पंजे 40 थोड़ी होगा, 8 7 56 हो जाएगा। 5 से तो करना ही नहीं ना, इसको तो काट दिया हमने, फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 तिया 15, 7 चौक 28 और 8 7 56। तो यहाँ पे जोड़ेंगे और इसमें जोड़ देंगे हासिल। तो कितना बनेगा देखो, 6, 5 और 1 6, 6 12 और 8 20 का जीरो, हासिल 2 चली जाएगी, 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 5 11। तो यहाँ से ये 11 बनेगा, तो यहाँ से जीरो हो गया और यहाँ हासिल चली जाएगी 11। फिर यहाँ से 7 को काट देंगे, ये आगे मल्टीप्लाई होगा। तो फिर से वही चीज करेंगे, 5 यहाँ से 5 हो गया, फिर 7 इसका पीछा करेगा, 7 या 21 हो गया, और फिर 8 है, 8 चौक 32 हो गया, और हासिल कितनी जोड़नी है, 11 जोड़नी है। तो यहाँ से हो गया 5 और 1 6, 7 8 9, और यहाँ से 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे आएगा 9। अब देखो आपके पास डिजिट आ गए लास्ट में, कि लास्ट में जो डिजिट आएंगे ना 90625, कि अगर डिजिट सेम होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट ही हमें निकालना होता तो बस यहाँ पे चेक करके आंसर बता देते। तो फिर इसी तरीके से हमें करना होता है, लास्ट से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट के डिजिट निकाल लेते हैं अपन इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका मैं अपने कैलकुलेशन ट्रिक्स में ही बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे तो इतना नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव का हो गया ये, बाकी आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो लास्ट में 90625 है, ये डिजिट आएंगे, एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, ये हो जाएगा फिर इसका आंसर। अब बाकी आप इसे आगे भी सोल्व करोगे तो पूरा एग्जैक्ट निकाल सकते हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि एक अर्ध गोलाकार यानी हाँ आपको दे रखा है हेमिस्फेरिकल दे रखा है बॉल, इसकी इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई आपको 0.25 दे रखी है, और तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी, अभी मैंने निकाला यहाँ से, उसका निकाला था, पाइप का निकाला था, वो कैसे निकाला था, यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो 2/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ से 2/3 पाई आर क्यूब करोगे। अब आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल कितनी हो जाएगी देखो, 5 तो इनर रेडियस है और इसकी मोटाई 0.25 है, तो 5.25 हो गई क्या। अब 5.25 का क्यूब माइनस यहां से इनर रेडियस कितनी है 5, इसका क्यूब करोगे, ये इतना आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर होगा। अब ये कैलकुलेशन का मामला हो गया यहाँ से, अब कैलकुलेटिव है पूरा का पूरा। अब देखो 5.25 का क्यूब कौन निकालता है, पहले तो यहाँ से बताओ कि 5.25 का कोई क्यूब निकाल सकता है क्या, बहुत कैलकुलेटिव हो गया ये सवाल। इस टाइप से आप देखते ही छोड़ दोगे फिर एग्जाम में, लेकिन आपको करना है तो फिर करना ही पड़ेगा इसको, देखो और दूसरा तरीका है ही नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ से 5.25 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 5 + 1/4 लिख सकता हूँ इसे, तो 5 चौक 20 यानी 21/4 है। लेकिन अब मुझे पता है 21/21 का क्यूब मुझे पता है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61 होता है, और 4 का क्यूब होगा, तो यानी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 16 लिख दूं मैं, इससे 64 होगा, तो 64 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, और पॉइंट है तो 25 आएगा। फिर 16 से डिवाइड करते हैं अपन, तो यहाँ से बचेगा 16 एकम 16, 4 और 3 7 बचेगा यानी 73 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो गया, 64 के बाद में 6 और 1 7 बच गया, फिर से 16 चौक 64 हो गया, 64 के बाद में 6 5 11 बच गया आपके पास, 16 चिगारी छिंगन में, और 16 7 112, तो लगभग इतना होगा, 144.7 ले लेते हैं अपन, ठीक है। बाकी इसका जीरो आएगा, 16 से वो डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 144.7 है, इसमें से 5 का क्यूब हटाना है तो 125 कम कर दोगे। क्लियर है यहाँ से? तो फिर इसको सोल्व कर दो, देखो कि 2/3 इंटू 22/7 इंटू 125 घटाना है 144 में से, तो देखो कितना होगा, 125 + 9 करेंगे तो 134 होगा, और 144 यानी 19.7 होगा, यहाँ से यही होगा, यहाँ से 19.7 हो गया। अब देखो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या करें, यहाँ से 21 से डिवाइड करना हो तो देखो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं अपन, यहाँ से मैं 11 × 2 लिखूँ तो 4 बन जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इसको 4 से, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ 11 को अलग निकाल दो। क्लियर है? तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 चौक 28 होगा, ये 2 हो गया, और 9 चौक 36 37 38 हो गया, 3 हो गया यहाँ से, और 4 और 3 7 हो गया। क्लियर है? इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 8 8 और 8 16 का 6, हासिल 1 चली जाएगी, 8 8 16 का 6, हासिल 1 चली जाएगी, ये हो जाएगा आपको। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 866.8 है, डिवाइडेड बाई 21 हो जाएगा। अब सोल्व कर दो यहाँ से, तो 21 चौक 84 हो गया, 4 बार चला गया,
84, 85, 86, तो 26 हो गया। एक बार चला जाएगा 21 बार, 5 बचेगा, तो 21 दूना 42 और 21 तिया 63, तो पॉइंट यहाँ से 2 समथिंग आएगा, तो 41.2 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो इतना कैलकुलेटिव है। अब इस टाइप का अगर कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिलेगी तो फिर आपको 2 मिनट तो चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। कंसेप्ट आपको पता है भाई, आपने कंसेप्ट लिखने में कोई यहाँ से टाइम नहीं लगा, आपने ये 5 सेकंड में कर लिया। लेकिन आगे की कैलकुलेशन करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ से 1.5 से 2 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, और फिर वहां पे एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ना, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इस टाइप का कैलकुलेटिव सवाल मिल जाए तो एक बार इनको छोड़ देना, लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तभी आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं तो आप इस टाइप के पहले अटेम्प्ट में अगर इस टाइप से करोगे और कैलकुलेटिव मिल गया तो फिर इसकी जगह 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और ये क्वेश्चन तो मान लीजिए गलत भी हो गया कैलकुलेशन की वजह से, तो फिर वो 5 क्वेश्चन और आपके डूब गए वो। ठीक है, तो बस ये आपको एग्जाम में बस यही अप्रोच लगानी है, इजी वाले क्वेश्चंस को पहले करना है, हार्ड वाले क्वेश्चन को बाद में करना है, तभी आप यहाँ पे अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। 1 मीटर, ये तो वापस से वही सेम सवाल आ गया क्या। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको 3:2 दे रखा है, इसका एरिया 150 दे रखा है, आयत का परिमाप आपको बताना है। तो 3 दूनी 6 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 6 यूनिट की 150 है, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, 25 की 150 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। वैसे होगा ना 3x², 3k और 2k मानेंगे तो k स्क्वायर आएगा, k की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से साइड कितनी हो गई 6 और 8 हो गई, सॉरी 5 से करेंगे ना, तो जो यहाँ से साइड हो गई ना वो कितनी हो गई 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो गई लेंथ और ब्रेथ। पेरीमीटर पूछा है तो 10 25 और 25 का डबल कर दोगे 50, ये आंसर होगा इसका पेरीमीटर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 10 8 6 है, और इसको दीवारों कमरे की दीवारों और छत को पेंट करना है, फिर उसको नीचे वाले को तो पेंट नहीं करेंगे तो उसको छोड़ना है, बाकी के जितने भी सरफेस है उनको पेंट करना है। तो कैसे इसका एरिया निकाल दो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए रेट से हैं 7.50 प्रति वर्ग मीटर से हैं। तो सबसे पहले तो एरिया निकालो, फर्श वाले एरिया को छोड़ के फर्श वाली सरफेस को छोड़ दो और बाकी का निकाल लो। तो टोटल एरिया कैसे निकालते हैं अपन, कोई भी आपको क्यूबॉइड दे रखा होता है उसका कैसा निकालते हैं 2LB + BH + HL, यही तो निकालते हैं भाई 2LB + BH + HL। अगर फर्श वाले एरिया को हटाना है यानी एक LB को कम कर देना है, तो इसमें से एक LB को कम कर देना है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर नीचे वाली फेस को हटाना और पेंट करना है बाकी के दीवारों को 5 सरफेस को, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो LB 2BH और 2HL। आपको याद नहीं रखना है यहाँ से फॉर्मूला, बस आपके माइंड में चलना चाहिए ये चीज। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो 10 8 80 हो गया, ये 80 हो गया, प्लस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो 8 6 48, 48 का डबल कर दो 96, प्लस H इंटू L करोगे तो 10 6 60, 60 का डबल कर दोगे 120 हो गया, तो 200 और यहाँ से 296 हो गया, ये इतना हो गया। और इतने मीटर स्क्वायर हो गया, 7.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो इतने रुपए लगेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा देखो, कोई भी संख्या को अगर 75 से मल्टीप्लाई करना होता है उसको क्या कर दो आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो और आगे 2 जीरो लगा देते हैं अपन, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से 1 जीरो लगा देंगे अपन, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 7 28 और 4 चौक 16, 74 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 और 7 या 21 और 1 22 और आगे 1 जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा 2220, 222 और 0 आ जाएगा। तो आपको बस ये ट्रिक पता होनी चाहिए, देखो कैलकुलेशन के आंसर 75 से निकालने की ट्रिक्स ये भी। बस थोड़े दिन ऑफ वेट कर लो, कैलकुलेशन का कंप्लीट कोर्स आ जाएगा आपका, ठीक है, इस मंथ के एंड में आ जाएगा आपका। बस वो एक बार देख लेना, पूरा परचेज कर लेना, बहुत कम रेट में मिलेगा आपको, वो परचेज कर लोगे ना। कैलकुलेशन के मामले में आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, उससे बाहर कैलकुलेशन नहीं जाने वाली, कितनी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, पूरा उसमें जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक्स है ना वो सारी इंक्लूड रहेगी। इस तरीके से मैं उस कोर्स पे काम कर रहा हूँ। यदि एक व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है और गोले का इसका आयतन बताना, तो देखो बहुत ईजी सवाल है तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये 4/3 गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करोगे, आर कितना है 7/2, ये डायमीटर है 7, ध्यान रखना यहाँ से, तो ये होगा। फिर अब देखो फिर से कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा, तो यहाँ से कितना होगा 2 और 2 2 यानी 8 हो गया, 4 और 2 8 ही हो गया, तो 11 बच गया, 7 से 1 कट गया, ये बन गया 49। 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट, इनको जोड़ते चलो, 9 और 4 13 का 3, एक हासिल चली जाएगी आगे, 4 और 1 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 21, तो यहाँ से 17 के आसपास आएगा, आगे सोल्व ही नहीं करेंगे अपन, 17 पॉइंट समथिंग आएगा।
एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखा है, इसका एरिया बताना। एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ से, तो 12 × 12 कर देता है, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 36 इंटू, अब देखो 36 को मल्टीप्लाई करना है √3 से। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, इसको मल्टीप्लाई करना है 36 से। अब कैसे करोगे आप, वापस से वही कैलकुलेटिव सवाल आ गया, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, यूनिक तरीका आना चाहिए आपको, कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो। तो देखो 6 दूनी 12, एक आगे चला जाएगा, 6 18 और एक 19, 19 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो गया 25, 19 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो गया 25, ये आगे चली जाएगी हासिल 6। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आगे चलता जाएगा, ये 6 7 42 और 2 44, 44 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से 53, 53 का 3 हासिल चली जाएगी 5, फिर 6 और यहाँ से 7 या 21, 21 और 6 21 और 6 27, 27 और 5 जोड़ेंगे 33, 27 और 5 जोड़ेंगे 32, तो 32 का 2 हासिल चली जाएगी 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3 और 3 और 3 जोड़ दोगे 6, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो आएगा 62.352, ये आंसर होगा, पूरा एग्जैक्ट निकल गया इससे। 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली गेंद बनाई जाती है। गेंद को बनाने के लिए वो सेम यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाओगे, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यहाँ से इंटरनल आपको इनर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस दे रखी है, तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 27 में से 8 घटाओगे 19, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 76, 76 डिवाइडेड बाय 3 पाई, आंसर आ गया। धातु के एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई है, देखो बहुत धीरे से समझा रहा हूँ आपको, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे सवाल हैं और इनको आपको एग्जाम में करके जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये जितने भी पीडीएफ हैं इनके सॉल्यूशन के साथ इस तरीके से आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, फ्री है वो। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं और इन घनों में से 2 की भुजाएं हैं वो क्रमशः इतनी है, तीसरे भुजा घन की भुजा कितनी है। अब देखो पिघलाया जाता है तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं तो यहाँ से घन बोला है तो घन किस पे डिपेंड करेगा, साइड पे डिपेंड करेगा, तो साइड क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब करोगे यहाँ से, तो 12 × 12 × 12 इस तरीके से ही लिख देता हूँ, तो 12 × 12 इंटू यानी एक क्यूब हो गया, ये हो जाएगा स्मॉल वाले के, तो 6 का क्यूब, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, वैसे लिख देता ना, पूरा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। 12 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस एक और मान लेते हैं तीसरा है जो इसके साइड ए है तो इसका क्यूब होगा, बस यही आपसे पूछा है। 12 का क्यूब कितना होता है, देखो 11 का होता है 13 31, तो 12 का कितना होता है 17 28, 17 28 में से आपको कम क्या करना है, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, तो इसमें से कम कर दो आप 17 28 में से, तो 5 और 2 7, तो यहाँ से हो गया 700 और 16 12 दूना 24 और ये हो गया 28 हो गया, तो यहाँ से एक क्यूब कितना आ गया 1000 आ गया आपके पास, एक क्यूब 1000 आ गया ना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक मैदान है वो 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है, इसके परिमाप है उसके विकर्ण की लंबाई का कितने गुना है, तो मुझे यहाँ से बताओ, देखो मैदान है वो 150 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, ये आपसे बोला, इसका परिमाप है वो इसके विकर्ण के, इसका परिमाप तो कितना होगा, यहाँ से देखो 150 और 80 को जोड़ दोगे यहाँ से तो ये होगा 230, ये इसका पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर। इसके डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स क्या होगा, इस तरीके से है, मैं इस तरीके से मान लूँ कि ये 150 है और ये चौड़ा कितना है 80 है, तो इसका डायगोनल ये होगा इस तरीके से, ये होगा डायगोनल इसका। तो देखो 8 15 17 ट्रिपलेट हो गया क्या यहाँ से, तो डायगोनल कितना है 170 है इसका, तो ये इसका डायगोनल है, कितने गुना है, तो यहाँ से सोल्व कर दो, 0 से 0, 17 से डिवाइड कर दो, 17 एकम 17, 3 और 3 6 बचेगा, 6 डिवाइडेड बाई 17 यानी तो 60 हो जाएगा, देखो 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बनेगा 1 और 6 बच जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 17 होगा, पॉइंट लगाते 60 बन जाएगा, 17 चौक 68, तो यहाँ तो कुछ गलत सा हो रहा है क्या, इसका पेरीमीटर करना था ना, यहाँ से हमने क्या कर दिया केवल इनको जोड़ा है, पेरीमीटर बताना, तो पेरीमीटर कितना होगा, देखो 15 और 8 जोड़ोगे यहाँ से तो 150 और यहाँ से होगा 230, 230 का डबल करोगे यहाँ से तब पेरीमीटर आएगा ना, यहाँ से इस तरीके से होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस भी होगा तो 460 होगा, तो यहाँ से कितने गुना है वो सोल्व कर लो, 17 से डिवाइड कर दो, 17 दूना 34 पॉइंट, 34 के बाद में कितना बच गया, यहाँ से 12 बच गया, तो यहाँ से 120 हो जाएगा, 17 3 51, 17 6 102 और 17 7 119, तो 2.7 टाइम्स हो जाएगा।
एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, वही सेम सवाल आ गया आपके पास। इनके दीवारों का बताना है, इसको कितना खर्चा आएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं अपन। तो डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, एल इंटू बी करेंगे 200 प्लस यहाँ से 2 BH करेंगे तो 20 इंटू 15 करोगे तो 15 दूना 300 होगा, 300 का डबल हो गया 600 प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 150 का डबल हो गया 300। ये इतना एरिया होगा आपके पास। तो 6 3 9 2 1100 हो गया एरिया। इसको कितना लग रहा है? 10.20 लग रहा है इतना खर्चा। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो ये हो गया, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा यहाँ से, ये होगा आंसर 11,220 रुपये लगेंगे उसको। ये सवाल देखो यार, कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, मुझे तो कुछ गलत दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं। बाकी आपके कुछ भी दिमाग में आ रहा है ना तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना इस सवाल से रिलेटेड। मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखी है यहाँ से, इस टाइप से सवाल नहीं कर सकते अपन। ये किन्हीं दो संख्याओं का योग है, इनके घन का योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है कि 1728 है, और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है 32, और आपसे पूछा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ये क्या होगा। तो यहाँ पे इतना डाटा कैलकुलेटिव दे रखा है कि यहाँ पे ना तो कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लग रहा है कि ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है कि जिनका ए क्यूब प्लस बी क्यूब करे, दोनों संख्याओं का क्यूब करके जोड़े तो 1728 आए। अगर इसकी जगह 1729 होता, अगर इसकी जगह 1729 होगा तो ये तो मैजिकल नंबर होता है कि ये 10 का क्यूब भी होता है प्लस 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बन सकता था एक सवाल कि ए बी आपको या तो 12 दे देता या फिर आपको दे देता 70, और ये आपको दे देता ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तब हमसे ये पूछ सकता था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तब हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे 32 है तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, या 16 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 16 का क्यूब करोगे तो वो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करोगे तो वो 1728 नहीं बन रहा, तो हिट एंड ट्रायल भी नहीं लग रहा। अगर हम बेसिक से सोचे इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से सोचे कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब आपको a प्लस बी निकालना पड़ेगा, यानी इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन के क्यू माइनस 3ab। ए बी की जगह तो देखो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये इस तरीके से बनेगा। फिर अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप? अब यहाँ से a प्लस बी तो निकालना ही चाहिए ना, आपके निकलना चाहिए यहाँ से। तो a प्लस बी आप निकालोगे तो वो भी नहीं निकल रहा है यहाँ से, वो भी कुछ पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा तो हमें पता ही नहीं चल रहा है यहाँ से, क्योंकि एक इक्वेशन है और यहाँ पे 3 वेरिएबल आएंगे, 3 वैल्यू आएगी के की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से कि इसकी वैल्यू हम निकाल पाए। तो जब के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ए क्यू माइनस बी क्यू कहाँ से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे तो यहाँ पे डाटा में कुछ गलत दिख रहा है कि इस तरीके का डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के सवाल के लिए। बाकी अगर आपको इसका आंसर आता है या मान लीजिए कुछ इसमें आइडिया दिख रहा है आपको कि इस तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए हैं, एक बार इस पे प्रैक्टिस करना आप इस सवाल पे, ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ से, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। फिर से देखो वहीं यहाँ से क्या पूछा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर चाप वाले लंबाई चाप के बने एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया आपसे पूछा है। तो यहाँ से देखो L बराबर क्या होगा, 2 इंटू ए अपॉन आर, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला अभी आपको कि ये याद रखना है। तो L बराबर आपको दे रखा है कि यहाँ से एरिया पूछा है, L आपको दे रखा है कि 12 है, इसका L 12 है, 2 एरिया आपको निकालना है, रेडियस आपको 8 दे रखी है, 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 उधर चला जाएगा 48 आंसर आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना बस। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वर्तीय बेलनाकार का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच आपको दे रखा है, ये दे रखा है 2640, और आपसे पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम पूछा है पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, क्लियर है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच, एच आपको दे रखा है 12, तो एच की जगह 12 यानी 12 से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, और यानी 12 दूना 24, 220 हो गया। अब मैंने आपको टेबल बताई थी पूरी की पूरी, टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर 2 पाई आर 220 है तो ये देखो 44 का कितने गुना है, 5 गुना है, तो ये रेडियस होगी ना, ये 7 का 5 गुना होगी तो 35 होगी इसकी रेडियस बिना सोल्व किए, ये आंसर हो गया। फिर यहाँ से r बराबर कितनी हो गई, 35 हो गई। अब इसका एरिया निकालना तो उसमें भी काम आएगी वही टेबल, कि अगर 35 रेडियस है तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था आपको 3850। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर आ जाएगा यहाँ से बिना सोल्व किए, 12 पंजे 60, 6 12 स्थान 84, 12 इंटे 96, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से 10 होगा, 12 36 और 46, तो यहाँ आंसर हो गया 46,200 आंसर। तो बस वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम बचा देगा आपका। एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, घन का विकर्ण 7√3 दे रखा है, यानी इसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, a√3 होता है,
यही तो होता है। तो यानी साइड कितनी है इसकी, 7 है। क्यूब करना है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट देखो 4 6 8 भुजा वाले घनाभ कागज से ढका हुआ है और कागज को हटा दिया जाता है तो इससे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा आपको बतानी है। अब देखो क्या बोला है यहाँ से। अब इसमें पिग लाकर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया गया है, यानी यहाँ से वॉल्यूम को तो इक्वल नहीं करेंगे। किसको इक्वल करेंगे, इसके एरिया को। कि 4 6 और 8 इकाई वाले आपको घनाभ दे रखा है और इसका कागज से पूरा पूरा ढका हुआ है, कागज को हटाया गया और एक वर्ग बनाया गया। तो आपको बस इसका एरिया बराबर कर देना। एरिया बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो उसका साइड का साइड भी आ जाएगी। तो एरिया क्या होगा देखो, 2 एल भी करोगे यहाँ से 6 चौका 24 प्लस 8 6 48 प्लस 8 चौक 32। तो ये हो गया एरिया, ये बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ से। इसके एरिया के बराबर हो जाएगा साइड के जो स्क्वायर दे रखा है, इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। तो ये एरिया हो गया यहाँ से। तो यहाँ से भुजा स्क्वायर ये होगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो। तो ये होगा 4 2 6 3 9 9 और 10 और 104। तो 104 और यहाँ से होगा कितना, 104 यानी 208। 208 हो गया, 208 का रूट कर दोगे यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ से हो गया भुजा स्क्वायर करेंगे तो ये एक की वैल्यू कितनी होगी, 208 रूट हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे अपन यहाँ से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से कितना होगा, 208 है वो किसके बीच में है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी 14 और 15 के बीच में आएगा। ऑप्शन ए की आपको दिख रहा है 14 और 15 के बीच में। क्लियर है यहाँ से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से तरुण के पास है वो बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। ठीक है। और यहाँ से बोला जबकि नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल है वो तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। यदि नकुल के भूखंड का क्षेत्रफल है वो 2695 है तो बसाव के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी इतनी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है। आपसे देखो बोला क्या, नाम दे रखा है आपको, तरुण दे रखा है। इसका जो दे रखा है तरुण के पास जो है वो बसाव के स्वामित्व यानी जो बसाव के पास जितनी जमीन है ना उससे 10% ज्यादा है तरुण के पास। तो बसाव के यहाँ से मान लेते हैं और तरुण का रेशियो कितना हो गया कि अगर इसके पास 10 है, इसमें मान लीजिए 10 बीघा जमीन है तो इसके पास कितनी होगी, 11 बीघा जमीन होगी। इस तरीके से बोल दो। जबकि नकुल के पास है, नकुल के पास जितनी जमीन है ना, नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्रफल है वो तरुण के पास जितनी जमीन है उससे 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 2/5। यानी अगर इसके तरुण के पास 5 बीघा जमीन है तो इसे कौन सा नाम है इसका, नकुल। नकुल है ना, तो नकुल के पास 7 बीघा जमीन होगी, 2 ज्यादा होगी। तो ये रेशियो हो गया यहाँ से। तो तीनों का रेशियो निकाल देते हैं उनके पास जमीन कितनी है। तो इस तरह इसमें मल्टीप्लाई करते चलो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पंजे 50 अनुपात, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 55 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 77। तो ये रेशियो हो गया तीनों का कि इनके पास इतनी जमीन है। आपसे बोला नकुल के पास इतनी है तो नकुल यानी 77 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2695। ये आपको दे रखी है 77 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है बसाव के पास। तो बसाव के पास कितनी है, 50 यूनिट है। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे, बसाव के पास आ जाएगी। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो 11 से डिवाइड कर दो तो 7, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 और यहाँ से 4 बचेगा तो 11 चौक 44 और 11 5 55। 7 से डिवाइड कर दे, 7 या 21 और 7 पंजे 35। 35 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आधा कर दोगे, 1750 हो जाएगा आंसर। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो 35 को 50 से मल्टीप्लाई करने का माइंड में करते हैं अपन। ये सब तरीका आपको सीखने को मिलेगी। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो 60 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल होगा। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 21, एल की वैल्यू आपको दे रखी है 60। 7 से डिवाइड करोगे 3, 3 दूनी यहाँ से सोल्व कर दोगे, 3 दूनी 6, 6 का 36, 360 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6930 ये आंसर हो गया फिर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। जितना ज्यादा आप इस पे काम करोगे कैलकुलेशन पे तभी आपका मेंसुरेशन टॉपिक क्लियर होगा। आपको मेंसुरेशन में केवल और केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले कैसे लगाते हैं बस वो ध्यान रखना है। बाकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसमें। और सबसे ज्यादा जो जितने भी मैथ में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। और कोई सा भी टॉपिक इतना कैलकुलेटिव सवाल नहीं बनता जितना इसमें बनता है। जिसमें भी अगर वॉल्यूम पूछ लिया ना, वॉल्यूम पूछ लिया इसका मतलब उसमें कैलकुलेशन आएगी आपके। क्लियर है। बाकी जो भी है स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पे। और किसी स्टूडेंट को अगर नोट्स चाहिए अर्थमेटिक के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिनमें सभी टाइप वाइज क्वेश्चन हो, सभी कंसेप्ट हो, सभी ट्रिक्स हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं या आप इन नंबर पे कर सकते हो। यहीं पे बता देता हूँ, आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है।
आपको मिल जाएंगे यहाँ से, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए तो ये रामबाण रहेंगे। 2010 से लेके 2000 अभी तक 2023 तक जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं ना, वो सारे टाइप के सवाल इसमें इंक्लूड रहेंगे पूरे। ठीक है, एक टॉपिक में 120 130 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर उनकी बुक बनाना चाहिए ना, वो बुक बनेगी इतनी मोटी, मतलब उसका खर्चा बन जाता है 600 700। इसकी वजह से मैं बुक नहीं बना रहा, उसको पीडीएफ के थ्रू ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना 8740861949 पे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, उन पे आपको जो भी मैं अपडेट देता हूँ वहीं पे देता हूँ। बाकी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और कैसी लगी आज की क्लास वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।